दोस्तों जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए, आज संडे है, करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग संडे को क्या करते हैं? करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट मंडे से लेकर सैटरडे तक जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसका रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय समय पर रिवीजन करेंगे तो एग्जाम समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कल से मंडे है, कल से हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि भारत के हर घर में जो करंट अफेयर्स है उसको 6 बजे तक पहुंचा दें। 6 बजे तक हम वीडियो अपलोड कर देंगे कल से। ओके, चलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है? 7 जुलाई 2024 करंट अफेयर रिवीजन क्लास। और कुछ दिन रुक जाइए, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होगी। हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ओके, बस कुछ दिन रुक जाइए आप लोग। तो केवल आप लोग हमको सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, पहला न्यूज क्या है? आप लोगों को पता है 29 जून को क्या हुआ था? T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। तो उस दिन इंडिया जीत गई थी, साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर जीत गई थी। उसी दिन इंडिया को आना था, परंतु इंडिया वहां पर फंस गई थी। तो किस कारण फंस गई थी? कौन से तूफान के कारण इंडियन टीम वहां पे फंस गई थी? पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज है। तो तूफान का नाम क्या था? हरिकेन। ओके, एक तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो उस हरिकेन का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर सेंट्रल अमेरिका में आता है उसका नाम है वहां पर हरिकेन। तो उस हरिकेन का एक हरिकेन का नाम होता है। उस हरिकेन का नाम क्या था जिसके कारण इंडियन टीम जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वहीं पर फंस गई? ध्यान दीजिए, हरिकेन का भी नाम। ओके, किसके कारण फंस? पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा न्यूज में है। इंडियन क्रिकेट टीम was stuck और stranded, फंस गई, was stranded एट, कहां पर फंसी थी? बारबाडोस में, बारबाडोस, ड्यू टू हरिकेन। एक तरीके से क्या है? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, पर उस ट्रॉपिकल साइक्लोन का वहां पे लोग उसको हरिकेन बुलाते हैं। और इस हरिकेन का नाम क्या था जिसके कारण इंडियन टीम फंस गई थी? बेरिल, जिसके कारण इंडियन टीम फंस गई। और एक क्वेश्चन और आ सकता है T20 से रिलेटेड, कि जो T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था किस स्टेडियम में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कौन सा स्टेडियम था, स्टेडियम का नाम। जो स्टेडियम का नाम था क्या था? किंगस्टिंगटन टंग। ओके, किंगस्टिंगटन टन ओवल स्टेडियम इन बारबाडोस। गॉट इट? ये पूछा जा सकता है, किंगस्टिंगटन। ओके, ओवल। गॉट इट? अब एक और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मैच T20 वर्ल्ड कप में हुए थे जो 2024 में हुआ था? 55 मैच हुए थे। ओके, गॉट इट? और कौन सी टीमें हैं जो T20 वर्ल्ड कप को 2 बार जीती है? इंग्लैंड 2010, 2022, वेस्ट इंडीज 2014, 2016, 2012 और 2016, और इंडिया 2007 और 2024। तो ध्यान रखिएगा। और इंडिया ने फाइनल मैच में कितना रन बनाया था? 176 रन बनाया था। और कितने रन से साउथ अफ्रीका को हराया था? 7 रन से। ओके, ध्यान दीजिएगा। और मैन ऑफ द सीरीज T20 वर्ल्ड कप में किसको मिला था? बुमराह जी को मिला था। और मैन ऑफ द मैच जो वर्ल्ड कप फाइनल T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था उसमें किसको मिला था? विराट कोहली जी को मिला था। इसको याद रखिएगा। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किस हरिकेन के कारण टीम इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद फंस गई थी, इंडिया नहीं आ पाई थी? तो हरिकेन का नाम क्या है? बेरिल। ओके, इसको याद रखिएगा। किंगस्टिंगटन ओवल स्टेडियम में, जो कि बारबाडोस में है, वहीं पर फाइनल मैच हुआ था। इसको याद रखिएगा। ओके, दूसरा है लियोन चेस चैंपियनशिप।
ये कहाँ हुआ था, कौन जीता था, उसके बारे में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था, स्पेन के लियोन शहर में। इसको जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद। इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन जीता था, विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद के बारे में जान लेते हैं। ये लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप है, इसको 10 बार जीत चुके हैं। कितनी बार, 10 बार, 10 टाइम्स जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट को। ओके, और आपको पता है विश्वनाथन आनंद जी 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं, 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली थी 1988 में। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर कब, इन 1988 में, 1988 में। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो कि अब क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले उसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहले व्यक्ति थे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एसपी लिख दे रहा हूं, ओके, टू अचीव, ओके, रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। ध्यान दीजिए, कब रिसीव किए थे, 1991 में। और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको इंडिया का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, 2007 में इनको मिला था। पद्म विभूषण मिला है इनको। ओके, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन पद्म विभूषण कब मिला था, 2007 में। पूछा जा सकता है। और लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें केवल और केवल 4 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, 4 खिलाड़ी, 4 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्वनाथन आनंद जी आ गए न्यूज में, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो रिवीजन क्लास में जो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी का रिवीजन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, कौन रिलीज करता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, जहां पे पाकिस्तान बार बार कटोरा लेके जाता है और कुछ पैसे मांग के लाता है, वह रिलीज किया। ओके, और इसमें कितने कंट्री के लिए रिलीज किया गया, कि पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड में कितने कंट्री के लिए यह रिलीज किया गया, 174 कंट्री के लिए रिलीज किया गया। इसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का जो रैंक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 72 रैंक है आउट ऑफ 174। और जब भी कोई इंडेक्स रिलीज होता है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है, किस किस क्राइटेरिया पे रिलीज किया जाता है। सबसे पहला क्राइटेरिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ओके, दूसरा ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसी, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, जो सरकार है वो ह्यूमन को अच्छा तरीके से यूज करने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है, कैसा कैपिटल है, उसके बारे में देखा जाता है। और जो इनोवेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वह देश के अंदर वो कैसा है, जो रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और इकोनॉमिक दोनों का इंटीग्रेशन किस तरीके से वो देखा जा सकता है। कंट्री के अंदर रेगुलेशन कैसा है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रेगुलेशन कैसा है, एथिक्स कैसा है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, ये सब जो है क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज करती है। गॉट इट? और पहली, दूसरी, तीसरी कंट्री कौन सी है? पहली कंट्री तो आपको पता है सिंगापुर, दूसरी कंट्री डेनमार्क, तीसरी कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका। लास्ट कंट्री कौन सी है? साउथ सुडान है। पक्का? साउथ सुडान किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और जो ये प्रिपेयरनेस इंडेक्स है उसमें कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है एडवांस इकोनॉमी, जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और दूसरी है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी मतलब जिसकी इकोनॉमी इमर्ज हो रही है, और तीसरी जो है लो लेवल कंट्री है, लो इनकम कंट्री है। तो हमारा इंडिया जो है वो किस में आया है? ध्यान दीजिए, इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस ये क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम देने जाइए, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, या एसएससी का हो, कोई भी हो, वन डे एग्जाम जो भी है, उसमें इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? 4 ऑप्शन दे देगा। बैंकिंग से रिलेटेड है, या डिफेंस से रिलेटेड है, और आप कह सकते हो कि कोई मतलब आप ओके इकोनॉमी से उससे आर्टिस्ट से रिलेटेड है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यह जो है बैंक से रिलेटेड है। बैंकिंग पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें करना होगा क्या? क्या होने वाला है इसमें? इसमें जो भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 4 एशियन कंट्री, 4 एशियन कंट्री, कंट्रीज कौन कौन सी? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। इन कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होगा, जिससे कि इन कंट्री के जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, मान लीजिए इंडिया से इन चारों कंट्री के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है, या इन चारों कंट्री से इंडिया में हो रहा है, या इन चारों कंट्री के बीच में हो रहा है, उसको कितना आसान बनाया जा सके, कितना सिंपल बनाया जा सके, कितना फास्ट बनाया जा सके, उसके लिए प्रोजेक्ट नेक्सस को डिजाइन किया जा रहा है, जो कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, ये 2026 से स्टार्ट होगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को, इसका मेन एम है जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इजी कर देना, मतलब आसान कर देना। समझना का मेन है क्या? फास्ट कर देना, तेज कर देना, आसानी से हो जाए, तेज हो जाए, ओके, कोई असुविधा ना हो। तो क्या होगा? इन कंट्री के बीच में बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए, उनकी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नो डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट नेक्सस। नेक्स्ट है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुआ था? ओके, अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुआ था? अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कुश्ती वाला चैंपियनशिप है, कहां हुआ था? जॉर्डन के अम्मान शहर में। जॉर्डन, ओके। इसमें इंडिया का पोजीशन क्या था? मेडल जीतने में इंडिया का पोजीशन पहला था, फर्स्ट पोजीशन मेडल जीतने में।
मतलब सबसे ज्यादा मेडल इंडिया ने जीता था, उसके बाद कजाकिस्तान जीता था। ओके, तो कितना मेडल जीता था इंडिया? 8 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 2 ब्रोंज थे। ध्यान दीजिएगा, वो 8 मेडल टोटल जीता है, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज। समझ में आ गया? और जो चारों गोल्ड जीते हैं उनका नाम क्या है? ओके, 4 लोग हैं, 4 डिफरेंट भार की कैटेगरी में, वेट की कैटेगरी में। किसी का 100 केजी है, किसी का 90 केजी है, किसी का 127 केजी है। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। तो एक का नाम है एक का नाम है साहिल, फिर दूसरे का नाम है अभिमन्यु, तीसरे का नाम है अनिरुद्ध, चौथे का नाम है जॉन्टी। ध्यान दिए, 4 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। नाम नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि अंडर 23 है, तो नाम नहीं पूछेगा, पर याद रख लीजिए साहिल, जॉन्टी, अनिरुद्ध, अभिमन्यु। ओके, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ओके, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज लाइव स्टॉक एमिशन कार्बन टैक्स। फर्स्ट कंट्री, पहला कंट्री वर्ल्ड का कौन है? फर्स्ट कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द वर्ल्ड टू इम्पोज लाइव स्टॉक एमिशन, ओके, कार्बन टैक्स। अब बताओ, पशुओं पे भी कार्बन टैक्स लग रहा है। पशु जो उनका मलमूत्र है, जो उनका वेस्ट है, जो निकालते हैं, वो कितना निकालते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए। ओके, क्योंकि आपको पता है जो पशु होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होता है, और मीथेन एक तरीके से बहुत ज्यादा ग्लोबल को वार्म करने का एक कारण है। ग्रीन हाउस गैस एक तरीके से आप कर सकते हो, तो जिसके कारण अधिक से अधिक अगर रिलीज होगा तो पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क, जो कि ये करने वाली है, डेनमार्क। ओके, ये कब से लागू होगा ये टैक्स? 2030 से। अभी से अपने देशवासियों को बता दिया गया है, उनके देशवासियों को बता दिया गया कि आप तैयार हो जाइए, 2030 से लागू होने वाला है। इनका मेन एम क्या है? अब सबसे ज्यादा मीथेन कौन रिलीज करता है? जो एग्रीकल्चर होता है ना, फार्मिंग, वहां पर रिलीज होता है। दूसरा जो होता है, ये जो पशु होते हैं जो चारा खाते हैं, उसके बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसमें सबसे ज्यादा मीथेन रिलीज होता है। इस कारण से रिड्यूस करने के लिए लोगों को, जिससे कि मतलब अगर लोग टैक्स पे करेंगे तो उसको रिड्यूस करने के लिए डेनमार्क की गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप ले सकती है। समझ में आ गया? पक्का? इनका मेन एम क्या है कि कार्बन जो एमिशन है, कार्बन एमिशन, उसको रिड्यूस किया जाए कितना? 70%। ओके, फ्रॉम 1990, जो 1990 लेवल का जो कार्बन एमिशन था उससे 70% कम कर देना, उससे 70% कम कर देना। इसके लिए करेंगे क्या? 2030 से टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। 120 क्रोन लेंगे पर टन। क्रोन जो है वो क्या है? डेनमार्क की करेंसी है। फिर 2035 से, मतलब 2035 से 300 क्रोन लेंगे। हमारे यहाँ तो खेतों में फेंक देते हैं ना इसे। 300 क्रोन लेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम तो नोट डाउन कर लीजिए। पहला कंट्री कौन सी है? डेनमार्क है, जो कि लाइव स्टॉक, पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लेगी। कौन सी कंट्री? डेनमार्क है, यूरोपियन कंट्री है। तो 1990 लेवल पे जितना कार्बन एमिशन था उसका 70% कम करने का इनका टारगेट, और ये टैक्स जो है 2030 से लाने वाले हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 1.5 बिलियन डॉलर लोन देगा? अब इसको देखकर आप समझिए, इसको देखकर तो पाकिस्तान की हालत खराब होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान थोड़े थोड़े 1 मिलियन के लिए जाता रहता है कटोरा लेकर, और यहाँ पे हमको कितना दिया जा रहा है? 1.5 बिलियन दिया जा रहा है डॉलर। किसके लिए? जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है? ओके, वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक approved $1.5 billion to India's green hydrogen mission. Green hydrogen mission. अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, वर्ल्ड बैंक का फॉर्म हुआ था, कल ही बताया था हमने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। ओके, ये मैंने बता दिया। आप बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक फॉर्म कब हुआ था। और जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इंडिया का, उसमें इंडिया करने क्या वाला है? इंडिया का टारगेट है कि 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। कब तक? 2030 तक। और 2070 तक जो नेट कार्बन एमिशन है उसको जीरो कर देना है। ओके, समझ में आ गया? यह है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 2030 तक कितना? 500 मेगावाट एनर्जी, कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी। पक्का? अब इसीलिए वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन दे रहा है कि आप इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी काम करिए और जो भी आपका टारगेट है उसको 2030 तक अचीव करिए। केवल टारगेट मत बनाइए, उसको अचीव करिए। तो आप क्या करिए? तो आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट करिए। और जब वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, इसलिए फायदेमंद होता है। समझ में आ गया? पक्का? और आप हमको एक कमेंट करके बताइएगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इंडिया का, कब लॉन्च हुआ था? हमने बता दिया है आप लोगों को। ओके, जब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में डिस्कस किया था तो हम आपको बता चुके हैं, तो आप बताइएगा हमको कमेंट करके कि कब हुआ था। ओके, नेक्स्ट कौन सा? 8। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो समुद्री अभ्यास है, उसका नाम क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा है और इंडिया भी पार्टिसिपेट किया है। इसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक। रिम ऑफ द पैसिफिक, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? रिमपैक। रिमपैक। ये हो कहाँ रहा है? हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है। इंडिया से क्या पार्टिसिपेट करने गया है? क्योंकि जब भी पहली बात देखिए, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब जो समुद्री एक्सरसाइज है, इसमें डेफिनेटली इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी। तो इंडियन नेवी की कौन सी युद्धपोत ने पार्टिसिपेट किया है? ओके, INS शिवालिक। और 29 कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं। 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट की है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी कर रही है। ओके, करेक्ट? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज करेगा? अभी रिलीज नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर 2025 से रिलीज होगा, परंतु अनाउंस हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया है इसका, ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करेगा? यूनेस्को। अभी हम लोग एक दिन पहले ही यूनेस्को के बारे में बात किए थे। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था आप बताइएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताइएगा। ओके, अब अभी रिलीज नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर से रिलीज होगा। तो किस इवेंट के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर इसको अनाउंस किया है यूनेस्को ने? कहीं तो अनाउंस किया होगा। हाँ, कहाँ पर? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल। कहाँ पर हुआ था? मोरक्को में। ये भी पूछा जा सकता है। अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था? अनाउंस्ड एट इंटरनेशनल
कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल किस कंट्री के में हुआ था? मोरक्को। मोरक्को किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। गॉट इट? पक्का? इसमें इसमें यूनेस्को क्या करेगा? जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, वहां के सॉइल को स्टडी करेगा और उसके बाद उस स्टडी के बाद वहां पर रिसर्च करेगा। उस रिसर्च के बाद एक इंडेक्स प्रिपेयर होगा, तो लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें देश कंट्री को रैंक दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके कंट्री में यह प्रॉब्लम है, इस यह प्रॉब्लम है उसके सॉइल में, तो आप ऐसा मेजर लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है और जो जमीन है उसकी शक्ति कम होती चली जा रही है, जिससे क्या होगा, बाद में जो फसल का उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा। जो बढ़ती हुई आबादी को कैसे भोजन प्रोवाइड किया जा सकेगा? ये खतरा है, वर्ल्ड पर मंडरा रहा है, जो कि भविष्य में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस इंडेक्स को रिलीज करेगा यूनेस्को। ओके, यूनेस्को है क्या? यह यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ध्यान दीजिएगा। साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल कहां बनाया गया? साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल, साउथ एशिया लार्जेस्ट, सबसे बड़ा साउथ एशिया में लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल। अब फ्लाइंग स्कूल का ये मतलब नहीं है कि उड़ता हुआ स्कूल जहां पे बच्चे उड़ेंगे, नहीं, यहाँ पे पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी। समझा गया? कॉमर्शियल पायलट को, जो कि जैसे कि हमको यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो जिस फ्लाइट में हम बैठते हैं वैसे पायलट को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कहां पर? अमरावती में। अब हमको बताइएगा, आप कमेंट कर अमरावती कहां पर है? अमरावती। अमरावती में इसको बना कौन रहा है? एयर इंडिया। जो इसको बना कौन रहा है, ये ध्यान पूछा जा सकता है। अमरावती में एयर इंडिया बना रहा है। ओके, और एयर इंडिया जो है पहला आप कह सकते हो एयरलाइन है जो कि इस टाइप का काम कर रहा है। क्या? जो ट्रेनिंग स्कूल बना रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और साउथ एशिया का सबसे बड़ा है। और इसमें कितना पैसा खर्चा किया जाएगा? 200 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपया। इसमें जो कॉमर्शियल पायलट्स हैं उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ में आ गया? पक्का? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने क्या कर लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक उसका रिवीजन कर लिया। और ध्यान दीजिएगा, कल से मंडे है, कल से हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक भारत के हर घर में करंट अफेयर्स पहुंचा दें। ओके, ये मेरा सपना है और हम पहुंचाना भी चाहते हैं कल से, हैंड रिटन करंट अफेयर्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।